नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जड़धारी क्लासेस में। दोस्तों, उत्तराखंड डीएलएड के लिए टीचिंग एप्टीट्यूड का आज हम यहाँ पे ला रखे हैं 5th क्लास। 4th क्लास तक हमने यहाँ पे कंप्लीट कर दिए हैं, यानी कि 200 क्वेश्चन हमने टीचिंग एप्टीट्यूड के सॉल्व कर दिए हैं। तो अगर आपने वो प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो आप जाके उन सभी वीडियोस को भी देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 201 है, कक्षा में छात्र छात्राओं का ध्यान विकसित करने के लिए आप क्या करेंगे? ऑप्शन ए है छात्र छात्राओं में जिज्ञासा का विकास करेंगे, बी है बच्चों को कहानियां सुनाएंगे, सी है भाषण ठीक प्रकार से तैयार करेंगे और डी है यहाँ पे कक्षा में जोर से बोलेंगे। देखो, अगर आप कक्षा में जोर से बोलते हैं या अपने स्पीच को ठीक ढंग से प्रिपेयर करके आते हैं या बच्चों को आप कहानियां सुनाते हैं, ये तो ठीक है, लेकिन इससे आपके छात्र छात्राओं का ध्यान विकसित उतना नहीं होगा जितना कि आप छात्र छात्राओं में जिज्ञासा का अगर आप विकास करेंगे तभी उनका ध्यान विकसित हो सकता है। ये कैसे आप उनके अंदर जिज्ञासा का विकास करेंगे? फॉर एग्जाम्पल, आप क्लास में जाते हैं, ठीक है, आप किसी टॉपिक को अगर ठीक ढंग से वहाँ पे डिस्क्राइब करते हैं या उसको डिटेल्स में पढ़ाते हैं तो कहीं ना कहीं जो आपके छात्र हैं उनके अंदर क्यूरियोसिटी होगी कि मुझे और डिटेल्स में इस टॉपिक को अगर जानना है तो मुझे इसके संबंधित अपने टीचर से क्वेश्चन भी करने होंगे। अगर वो जितना क्वेश्चन पूछता है, इसका मतलब क्या है कि आपने उनके अंदर जिज्ञासा का विकास कर दिया है। तो 201 का करेक्ट आंसर इसलिए ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 202 है, कक्षा में सृजनात्मक चिंतन के विकास हेतु शिक्षक को चाहिए कि वह कक्षा में उन्मुक्त वातावरण रखे, बी है छात्रों को नियंत्रित रखे, सी है उन्हें परंपराओं से न हटने दे और डी है जो यहाँ पे वो है कदम कदम पर उनको सही दिशा प्रदान करें। तो 202 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी। आप एक टीचर हो तो आपने अपने स्टूडेंट को सही वक्त पे कदम कदम पर उनको सही डायरेक्शन भी प्रदान करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप विद्यालय में छात्रों में सहयोग की भावना विकसित करने के लिए क्या करेंगे? ऑप्शन ए है, देखो, इससे संबंधित उदाहरण प्रस्तुत करेंगे। तो देखो, केवल कुछ कुछ चीजें ऐसी हैं जो उदाहरण करने से बिल्कुल छात्र उसको समझते नहीं है। हमको क्या है, खुद अपने में कुछ बदलाव लाने हैं जिससे हमारे जो छात्र हैं वो अच्छे तरह से समझ पाएंगे। तो ऑप्शन ए यहाँ पे गलत हो जाएगा। बी है सभी शिक्षक मिलजुल कर कार्य करेंगे, सी है विद्यालय में पाठ्य सहगामी क्रियाओं का आयोजन करेंगे और डी है मिलजुल कर कार्य करने के महत्व बताएंगे। तो देखो, ये तो क्या हो गया, भाषणबाजी हो गई कि हम अगर उनको महत्व बताते हैं। तो सबसे जो बेस्ट ऑप्शन है वो क्या है, यहाँ पे बात हो रही है कि हम छात्रों में सहयोग की भावना उनके अंदर अगर डेवलप करनी है तो सभी शिक्षक अगर मिलजुल कर कार्य करेंगे तो आपके स्टूडेंट आपको अगर देखेंगे कि हमारे टीचर जब इतने अच्छे से रहते हैं, सहयोग के साथ रहते हैं, मिलजुल कर रहते हैं, तो हमको भी उनसे कुछ सीखना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पे 203 का जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 204 है, ध्यान को केंद्रित करने की आंतरिक दशा क्या है? नवीनता है, अवधि है, रुचि है या आकार है? तो ध्यान को केंद्रित करने की जो आंतरिक दशा है वो क्या होती है, रुचि होती है। 204 का सही आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अध्यापकों के सुझाव के बावजूद कोई अपनी स्वच्छता का ध्यान नहीं रखता है, तो अध्यापक को चाहिए कि वह छात्र को अर्थदंड दे, बी है उसके अभिभावक को सूचित करें, सी है कारण का पता करें या डी है यहाँ पे अन्य छात्रों के समक्ष उसे शर्मिंदा करें। देखो, इससे संबंधित ना बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे अगर जो आपका स्टूडेंट है वो स्कूल नहीं आता है तो ऐसे में आप क्या करेंगे, या अगर वो अनुशासन का पालन नहीं करता है तो आप क्या करेंगे, अगर वो स्कूल से भागता है तो आप क्या करेंगे। तो आप उसको दंड भी नहीं दे सकते हैं, उसके अभिभावक को सूचित भी नहीं कर सकते हैं और छात्रों के समक्ष तो आप उसे शर्मिंदा बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। तो सबसे बेस्ट जो यहाँ पे ऑप्शन है वो क्या है, सबसे पहले आपने कारण का पता लगाना है कि आखिर में ऐसा वो करता क्यों है। अगर वो डेली लेट आता है तो सबसे पहले आप कारण का पता लगाएंगे ना कि आखिरकार ये बच्चा डेली लेट क्यों आता है, या स्कूल से भागता है, ठीक है, या डिसिप्लिन में नहीं रहता है। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन यहाँ पे हमेशा क्या रहेगा, आप कारण का पता करेंगे और फिर उस कारण का निवारण भी करेंगे। तो ऑप्शन सी हो जाएगा 205 का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 206 है, जो छात्र कक्षा में निरंतर प्रश्न पूछते रहते हैं उन्हें आप क्या करेंगे उनके साथ? ए है दंडित किया जाना चाहिए, गलत है, यहाँ पे प्रश्न पूछना अच्छी बात है, दंड तो आप बिल्कुल भी नहीं दे सकते हैं, ठीक है। बी है उन्हें कक्षा के वाद विवाद में भाग लेने
के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। बी है उन्हें लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। और डी है प्रश्नों का उत्तर स्वयं ढूंढने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। तो 206 का जो सही आंसर है वो क्या है? अगर कोई छात्र डेली वहां पे प्रश्न पूछता है तो आप एक टीचर होने के नाते आप क्या करेंगे कि उन्हें लगातार प्रश्न पूछने के लिए और भी ज्यादा प्रोत्साहित आप उनको करेंगे, ना कि उनको डांटेंगे या ऐसा बोलेंगे कि प्रश्न पूछना गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे 206 का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक छात्र के लिए क्या है? पिता की स्थिति में होता है। बी है मित्र व हितैषी की स्थिति में होता है। सी है माता की स्थिति में होता है। डी है ये सभी। तो शिक्षक छात्र के लिए हमेशा एक मित्र और हितैषी की स्थिति में होता है। तो ऑप्शन बी है यहाँ पे सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्रों को अपनी मातृभाषा के ज्ञान में वृद्धि हेतु क्या सुझाव संभव है? तो यहाँ पे आप ऑप्शन देख सकते हैं। ए है घर तथा विद्यालय में मातृभाषा का ही प्रयोग करें। बी है केवल मातृभाषा की पुस्तकों का प्रयोग करें। देखो, केवल मातृभाषा की पुस्तकों का प्रयोग करना सही नहीं होगा, क्योंकि जरूरी नहीं है कि आप जहाँ पे आज हो, जिस इन्वायरमेंट में आप आज हो, हमेशा आप उसी इन्वायरमेंट में रहो। ठीक है, हो सकता है कल के दिन उस स्टूडेंट ने कहीं ऐसी जगह जाना है जहाँ उसकी मातृभाषा में आपस के लोग जो होंगे वो बात नहीं करते हैं, इसलिए एक स्टूडेंट को अनेक भाषाओं का नॉलेज भी होना चाहिए। तो 208 का जो करेक्ट आंसर है वो होगा कि अगर मातृभाषा के प्रयोग के बीच बीच में अन्य भाषाओं का प्रयोग ना करें। अगर आप एक भाषा को सीखते हैं तो पहले आप उसी भाषा को सीखने के लिए अपना 100% दीजिएगा। तो इसलिए ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक का वह गुण जो उसे अन्य व्यवसायों से अलग करता है वह है? तो वह क्या होगा? उसकी अध्ययनशीलता। ठीक है, ऑप्शन सी है 209 का सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी प्रभावी संचार प्रणाली में प्रतिपुष्टि का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पे आप ऑप्शन देख सकते हैं। तो 210 का जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रेषक के दोषों का पता लगाने के लिए ये जो है किसी भी प्रभावी संचार प्रणाली में प्रतिपुष्टि का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपको डीएलएड के लिए प्रीवियस ईयर पेपर हो गया या ई बुक या प्रैक्टिस सेट चाहिए तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने एक टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है। आप उस टेलीग्राम चैनल के लिंक को ज्वाइन कीजिए, तो उसमें आपको डीएलएड से संबंधित सभी प्रकार के आपको ई बुक हो गया, प्रैक्टिस सेट हो गया, प्रीवियस ईयर पेपर हो गया और नोट्स, सभी प्रकार की चीजें आपको वहाँ पे प्रोवाइड कर दी गई है। तो आप जरूर उसे वहाँ पे ज्वाइन कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्रों में बड़ों के प्रति आदर की भावना के विकास के लिए क्या करना चाहिए? कक्षा में उपयुक्त उदाहरण देना चाहिए। देखो, ये वाला जो क्वेश्चन है ऊपर वाला था ना, सेम उसी का अलग वर्जन से यहाँ पे पूछा गया है। बी है अभिभावकों को यह जिम्मेदारी स्वीकार करनी चाहिए। सी है आदर भाव के महत्व को बताना चाहिए। या यहाँ पे क्या है? डी, शिक्षक अगर किसी काम को स्वयं करता है ना तो उसके जो स्टूडेंट है उसको उसके जो स्टूडेंट है वो उससे वहाँ पे सीख लेगा कि अगर मेरा शिक्षक ये कर रहा है तो मैं भी यहाँ पे इस काम में करने में कतराऊंगा क्यों, है ना। तो ऑप्शन डी है जो यहाँ पे शिक्षक को स्वयं अपने बड़ों के प्रति आदर प्रदर्शित करना चाहिए। जो शिक्षक है अगर वो जो उससे वहाँ पे बड़े हैं, उसके सीनियर जो टीचर हैं उनके साथ आदर भाव से रहता है या अपने प्रिंसिपल के साथ आदर भाव से रहता है, तो जो उसके स्टूडेंट है वो भी अपने से बड़ों के साथ आदर भाव से ही रहेगा। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 212 है, भाषा विकास में सहयोग करने का कौन सा तरीका गलत है? तो गलत है पूछा है यहाँ पे। ऑप्शन ए है बच्चे को बिना टोके प्रकरण पर बात करना चाहिए। ठीक है, ये भी सही है यहाँ पे, लेकिन हमको गलत बताना है। तो गलत कौन सा है यहाँ पे? 212 का ऑप्शन बी है कि उसकी अपनी भाषा के प्रयोग को अमान्य करना। ठीक है, तो गलत यहाँ पे ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 213 है, कक्षा में शांत वातावरण तभी रह सकता है जब कठोर अनुशासन हो, अध्यापक और छात्रों में परस्पर सहयोग हो, केवल छात्रों का सहयोग हो और डी है यहाँ पे मनोरंजक कहानियां सुनाई जाए। तो 213 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए, कक्षा में शांत वातावरण तभी हो सकता है जब कठोर अनुशासन हो। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 214 है, आपके विचार में विद्यालय में छात्रों के शैक्षिक भ्रमण का प्रबंध करना आवश्यक होता है, क्योंकि इससे तो क्या होता है, अभिभावक जो है वो प्रसन्न होते हैं,
खुश होते हैं। बी है छात्रों को कुछ दिनों विद्यालय नहीं आना पड़ता है। सी है अध्यापक कुछ दिनों तक कक्षा शिक्षण से मुक्त रहते हैं। और डी है यहाँ पे छात्रों को प्रत्यक्ष संपर्क से ज्ञान प्राप्त करने का अवसर मिलता है। तभी तो एक सही टाइम पे अपने छात्रों को क्या है बाहर टूर भी करवाना चाहिए। उसको आप गार्डन में ले जा सकते हैं, ठीक है, किसी पार्क में ले जा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन डी है वो हो जाएगा राइट आंसर। जितना भी छात्र भ्रमण करते हैं तो वो उतना ज़्यादा नॉलेज गेन करता है। केवल बुक से हो गया या लेक्चर से वो पूरा उनका वहाँ पे डेवलपमेंट उतना नहीं होता है जितना वो बाहर भी घूमेंगे फिरेंगे तो कहीं ना कहीं उनको हर जगह से क्या है नॉलेज प्राप्त होता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 214 का। क्वेश्चन नंबर 215 है यहाँ पर, निबंधात्मक परीक्षाएं विश्वसनीय नहीं होती क्योंकि। तो यहाँ पे आप ऑप्शन देख सकते हैं। 215 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन है क्योंकि इसके परिणाम जो है वो सदैव एक समान नहीं होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके विचार में शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए। ऑप्शन ए है बालक में आत्मविश्वास पैदा करना, बी है बालक को बुराइयों से बचाना, सी है बालक को ज्ञान देना, या डी है यहाँ पे ये सभी। देखो यहाँ पे ये सभी नहीं होगा क्योंकि कोई कोई क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जिनके जो 3 ऑप्शन होते हैं ना वो चौथे ऑप्शन में ही उनका आंसर भी छिपा रहता है। तो यहाँ पे जो 216 है उसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा कि जिस बच्चे में फुल कॉन्फिडेंस होगा या आत्मविश्वास होगा वो बुराइयों का सामना भी करेगा। इसका मतलब है कि वो बुराइयों से बचेगा और बालक को जो आप अगर ज्ञान देते हैं वो उस ज्ञान को पूर्ण रूप से अर्जन भी कर लेगा अगर उसमें आत्मविश्वास है तो। इसलिए 216 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 217 है, आपके विचार से शिक्षा में हो रहे ह्रास को रोकने के लिए आवश्यक है। तो क्या करेंगे अगर आपकी शिक्षा में ह्रास हो रहा है। ए है विद्यालय में पुलिस की व्यवस्था। देखो पुलिस वहाँ पे शिक्षा प्रोवाइड नहीं कर रही है, वहाँ पे शिक्षक दे रहा है। तो अगर शिक्षण में कोई भी ह्रास हो रहा है उसका निवारण भी शिक्षक को ही करना चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन बी भी गलत हो जाएगा और ऑप्शन सी भी गलत हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन है यहाँ पे ऑप्शन डी कि अध्यापकों द्वारा नियमित कक्षा शिक्षण, ठीक है। अगर वो टाइम टाइम पे अपने बच्चों को टीचिंग प्रोवाइड कराते हैं अलग अलग टीचिंग मेथड के द्वारा उनकी रुचियों के अनुसार तो कभी भी किसी भी प्रकार का शिक्षा में ह्रास हो ही नहीं सकता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 218 है, भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन तो कौन सा काल कहलाता है ये। तो भाषा विकास के लिए प्रारंभिक काल जो होता है प्रारंभिक बचपन जो होता है वो अति संवेदनशील काल कहलाता है। तो 218 का सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 219 है, शिक्षा के स्वरूप के संबंध में आपका विचार क्या है। तो ऑप्शन ए शिक्षा सभी को मिलनी चाहिए, बिल्कुल सही है, शिक्षा सभी को मिलनी चाहिए, चाहे वो किस भी बैकग्राउंड से आते हैं, चाहे वो किसी बीमारी से ग्रस्त है कोई भी स्टूडेंट, तो सबको यहाँ पे समान शिक्षा मिलनी चाहिए। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। बी है शिक्षा ऐसी हो जो व्यक्ति को आगे चलकर स्वावलंबी बनाए, ये भी सही है। और शिक्षा ऐसी हो जो देश के सभी नागरिकों को एक सूत्र में बांध सके। तो ऑप्शन डी होगा 219 का राइट आंसर। ये सभी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आपके घर वालों को आपका अध्यापिका बनना पसंद नहीं है तो आप ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे। ऑप्शन ए है अध्यापिका बनने का विचार छोड़ देंगे। देखो अगर आप अपने घर वालों को ही नहीं मना पा रहे हैं या अपने घर वालों को कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं तो अगर आप कल के दिन टीचर बनेंगे तो क्या आप इतने सारे स्टूडेंट को संभाल पाएंगे, ठीक है। तो ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। आप कुछ क्या है तरीका ढूंढ सकते हैं लेकिन एकदम आप विचार छोड़ देंगे तो ये अच्छा बिल्कुल भी नहीं होगा। बी है घर वालों की कोई परवाह नहीं करेंगे, ये भी गलत होगा क्योंकि जिन घर वालों ने आपको यहाँ तक पढ़ाने के लिए संघर्ष किया है तो अगर जहाँ पे करियर के डिसीजन की बात आती है तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा उनकी भी परवाह करनी चाहिए, है ना। और सी है अध्यापन कार्य के पक्ष में दलील देंगे और डी है उनकी इच्छानुसार कोई दूसरा व्यवसाय चुनेंगे। देखो केवल करियर आपका है उनका नहीं, उनका हम क्या है मत ले सकते हैं लेकिन उनकी इच्छा के अनुसार हम किसी दूसरे करियर को चुनेंगे तो ये भी यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो 220 का राइट आंसर कौन होगा, तो वो होगा सी होगा कि अध्यापन कार्य के पक्ष में दलील देंगे। यानी कि आप क्या है अपने घर वालों के कन्विंस करेंगे, उनको कुछ तर्क देंगे कि आखिर मैंने ये फील्ड क्यों चुना है,
उसका कारण बताएंगे, प्यार से बैठा करके अपने घर वालों को मनाएंगे और इस ढंग से उनको समझाएंगे, कारण बताएंगे, तर्क देंगे कि वो आपको अध्यापिका बनने के लिए प्रोत्साहित करे, ना कि हतोत्साहित। ऑप्शन सी होगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 221 है। क्वेश्चन नंबर 221 है यहाँ पे, पाठ्य में नैतिक शिक्षा के शामिल करने के विषय में आपका क्या विचार है। ऑप्शन है, यह छात्रों के चरित्र के विकास के लिए लाभकारी हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है नैतिक शिक्षा। बी है, इसका कोई लाभ नहीं है, तो ऑप्शन गलत हो जाएगा क्योंकि नैतिक शिक्षा का लाभ है। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन है, यह छात्रों पर एक बोझ मात्र है, और डी है, नैतिक शिक्षा केवल पुस्तकों द्वारा नहीं दी जा सकती है। तो यहाँ पे जो 221 है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए होगा कि यह छात्रों के चरित्र के विकास के लिए लाभकारी हो सकती है नैतिक शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशिष्ट बालक वह होते हैं जो, ऑप्शन ए शारीरिक रूप से औसत से विशिष्ट हो, बी है मानसिक रूप से, सी है सामाजिक रूप से, और डी में ये सभी ऑप्शन यहाँ पे क्या है, सम्मिलित हो चुके हैं। तो इसलिए ऑप्शन डी होगा कि विशिष्ट बालक वह होते हैं जो मानसिक, शारीरिक, सामाजिक और संवेगात्मक रूप से औसत से विशिष्ट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 223 है, छात्र नैतिक शिक्षा को तभी ग्रहण कर सकता है जब, तो जब शिक्षक स्वयं उसका आचरण करे, बी है परीक्षा में इससे संबंधित प्रश्न पूछा जाए, सी है नैतिक शिक्षा सबके लिए अनिवार्य कर दी जाए, और डी है नैतिक शिक्षा को पाठ्यक्रम से जोड़ा जाए या जोड़ देना चाहिए। तो यहाँ पे जो 223 है ये क्या है, ऑप्शन ए राइट होगा कि शिक्षक अगर स्वयं उसका आचरण करता है तभी नैतिक शिक्षा जो है वो छात्र भी उसको ग्रहण करने के लिए खुश हो जाते हैं और बड़े प्यार से उसको ग्रहण भी करते हैं। तो 224 है, आपकी दृष्टि में छात्रों का अधिकतम विकास कब होगा, शारीरिक परिश्रम से, मानसिक परिश्रम या मानसिक कार्यों द्वारा, सी है अच्छे साहित्य द्वारा, और डी है सांस्कृतिक गतिविधियों द्वारा। देखो यहाँ पे अगर पूछा जाता था कि फिजिकल डेवलपमेंट तो हो सकता है, तो शारीरिक परिश्रम वहाँ पे हो सकता था, लेकिन यहाँ पे केवल विकास पूछा है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर मानसिक कार्यों द्वारा होगा। जितना ज़्यादा हम अपने माइंड को क्या एक्टिव रखेंगे उतना ज़्यादा हमारा डेवलपमेंट भी होगा। क्वेश्चन नंबर 225 है, भय और दंड का प्रभाव बच्चों को अनुशासनहीन बना सकता है, इस कथन से आप कहां तक सहमत हैं। तो आंशिक रूप से यहाँ पे आप सहमत हो सकते हैं। तो 225 का जो राइट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर 226 है, आपके विचार में शिक्षा क्या है। ऑप्शन ए है साक्षर बनाने का साधन है, ये भी है, एक राष्ट्रीय कर्तव्य भी है, और सी है यहाँ पे समाज सुधार का साधन एवं माध्यम। तो बेस्ट ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन सी हो जाएगा कि आपके विचार में शिक्षा क्या है, समाज सुधार का एक साधन है, एक माध्यम भी है। क्योंकि अब देखो, अगर आप किसी स्टूडेंट को अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करवाते हैं तो कल के दिन समाज का ही वो एक हिस्सा बनेगा, वो समाज में एक नेता भी बन सकता है। अगर पढ़ा लिखा नेता होगा तो वो देश को काफ़ी विकसित कर सकता है, वो इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, एक टीचर ही बनेगा, तो समाज के और ज़्यादा अन्य छात्रों को वो एजुकेटेड करेगा। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 227 है, बाल मनोविज्ञान का अध्ययन किसके लिए सर्वाधिक आवश्यक है। तो ये सबसे ज़्यादा जो आवश्यक होता है वो प्राइमरी शिक्षा के लिए होता है। तो ऑप्शन सी है जो, क्योंकि उसने 1 से 5 तक के बच्चों को पढ़ाना है, और 1 से 5 तक के बच्चे कितने छोटे होते हैं, अगर उसको बाल मनोविज्ञान का अध्ययन ही नहीं कर पाएगा वो, तो उनको वो समझ ही नहीं पाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा समाजीकरण का एक प्रमुख कारण है। तो यहाँ पे ऑप्शन है कंप्यूटर, बी है आनुवंशिकता, सी है राजनीतिक दल, और डी है परिवार। तो समाजीकरण का एक प्रमुख कारण क्या है, परिवार है। क्योंकि कोई भी बच्चा, उसका जो समाजीकरण का पहला चरण स्टार्ट होता है वो अपने परिवार से ही होता है। फिर परिवार, उसके आस पड़ोस के लोग, उनके साथ वो बातचीत करेगा तो धीरे धीरे उसका समाजीकरण बढ़ता जाता है। लेकिन पहला उसका स्टार्टिंग कहाँ से होती है उसके समाजीकरण की, उसके परिवार से। क्वेश्चन नंबर 229 है, पुस्तकें संप्रेषण का प्रभावशाली स्रोत हो सकती है।
तो यहाँ पे आप ऑप्शन देख सकते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर क्या है, पुस्तकें संप्रेषण का प्रभावशाली स्रोत हो सकती है अगर विषय वस्तु उदाहरण सहित प्रस्तुत की गई है। अगर केवल किसी बुक में केवल लेक्चर दे रखा है और कोई एग्जाम्पल दे ही नहीं रखा है तो वो पुस्तकें बालक के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं होगी। प्रत्येक पुस्तक में किसी भी टॉपिक को उदाहरण सहित अगर प्रस्तुत किया गया है तो वो क्या होगी, एक संप्रेषण का प्रभावशाली स्रोत हो सकती है। तो ऑप्शन बी है 229 का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 230 है, आपके ख्याल में छात्रों के लिए उपयुक्त पाठ्यक्रम वह है जो उनके विकास में सहायक हो। बिल्कुल सही है। बी है छात्रों के स्तर के अनुरूप है। ये भी सही है कि पहले हमको अपने छात्रों का लेवल देखना चाहिए कि इनका नॉलेज किस लेवल तक है, उसके अकॉर्डिंग हमको पाठ्यक्रम का या कैरिकुलम का निर्माण करना चाहिए। और सी है समाज की आवश्यकताओं को जो पूरा करे, इस प्रकार का हमको कैरिकुलम का डेवलप करना चाहिए। तो 230 का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ये सभी। क्वेश्चन नंबर 231 है यहाँ पे, सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो ये हुई थी 2001 में। क्वेश्चन नंबर 232 है, कक्षा शिक्षण की विश्लेषणात्मक विधि के अधीन छात्र। तो देखो जितने भी ये टीचिंग मेथड है ये सभी टीचिंग मेथड है, ठीक है। विश्लेषणात्मक विधि हो गया, संश्लेषणात्मक विधि हो गया, आगमन विधि, निगमन विधि, लेक्चर मेथड, ये सभी क्या है, टीचिंग मेथड के एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे पूछा गया है कक्षा शिक्षण में विश्लेषणात्मक विधि के अधीन छात्र क्या करते हैं? तो छात्र हमेशा यहाँ पे अज्ञात से ज्ञात की ओर बढ़ता है। और अगर यहाँ पे पूछा जाता है कि कक्षा शिक्षण की संश्लेषणात्मक विधि क्या है, तो इसमें आपका आंसर होगा ज्ञात से अज्ञात की ओर इसमें छात्र बढ़ता है। मतलब ये दोनों जो है ना, संश्लेषणात्मक विधि और विश्लेषणात्मक विधि एक दोनों के ये अपोजिट हैं। तो थोड़ा जानते हैं इनको कि विश्लेषणात्मक विधि क्या होती है। दोस्तों इस विधि का अर्थ क्या है, किसी भी बड़ी समस्या को ग्रहण करना और फिर उसे बेहतर या अच्छे ढंग से समझने के लिए उसे छोटे छोटे यूनिट्स में डिवाइड करते हैं उसमें, जिससे हम उसको डिटेल्स में जान सके। फॉर एग्जाम्पल अगर हम किसी भी छात्र को कोई टॉपिक पढ़ाते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम उसकी शुरुआत करते हैं ना, तो वो अज्ञात होगा ना उसके लिए, पहले तो उसके बारे में वो बिल्कुल भी नहीं जानता है, पहले वो उसके बारे में बिल्कुल नहीं जानता। इसका मतलब क्या है, वो पूर्ण रूप से अज्ञात है। जब हम उसको धीरे धीरे अपने स्टूडेंट को पढ़ाने की कोशिश करते हैं तो उस छोटे किसी भी बड़ी समस्या या बड़ा टॉपिक की समस्या है उसके लिए, तो उस टॉपिक को हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं छोटे छोटे टुकड़ों में कि हमारा छात्र अच्छे ढंग से समझ पाए। तो अज्ञात है वो, अब धीरे धीरे अगर छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करेंगे तो वो क्या है, थोड़ा थोड़ा समझ पाएगा। इसका मतलब क्या है, अज्ञात से वो ज्ञात की ओर बढ़ता है। तो यही है विश्लेषणात्मक विधि। और यहाँ पे दूसरी संश्लेषणात्मक विधि क्या है, टीचर जो पढ़ाता है वो छात्र को पता है, इसका मतलब है उसको ज्ञात है, वो अज्ञात से वो अज्ञात की ओर बढ़ता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे 232 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 233 है, अनौपचारिक शिक्षा यानी कि इनफॉर्मल एजुकेशन किन के लिए है? ए है जो शिक्षा पूरी करने से पहले स्कूल छोड़ चुके हैं। बिल्कुल सही है। जो पूर्ण रूप से अपने स्कूल में पढ़ाई नहीं कर पाता है या अपने बीच में अपना एजुकेशन छोड़ देता है, उनके लिए कौन सी शिक्षा बनी है, अनौपचारिक शिक्षा। बी है उन बच्चों के लिए जो कहीं कोई काम कर रहे हैं। ये भी सही है। अगर बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, ठीक है, जो कहीं अपने घर चलाने के लिए कुछ काम करते हैं, कुछ जॉब करते हैं और अपने एजुकेशन भी वो लेते हैं। तो किस प्रकार की एजुकेशन लेते हैं, इनफॉर्मल एजुकेशन वहाँ पे वो लेते हैं, ठीक है। और सी है उन बच्चों के लिए जो स्कूल नहीं जाते हैं। तो यहाँ पे 233 का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। ये सभी यहाँ पे क्या है, राइट है। क्वेश्चन नंबर 234 है, विद्यालय से छात्रों के भागने का कारण क्या है? ऑप्शन ए है रुचिकर कक्षा शिक्षण न होना। बिल्कुल ये भी सही हो सकता है। अगर रुचिकर कक्षा शिक्षण ही नहीं है तो छात्र क्या करेंगे, वो घर भाग सकते हैं ना। और अगर छात्रों की शिक्षा में रुचि ही नहीं है तब भी वो क्या करेंगे, घर भाग जाएंगे। तो यहाँ पे जो 234 है इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। अध्यापकों की समस्या के प्रति उदासीनता, कि अध्यापकों को पता है समस्या है फिर भी वो क्या कर रहे हैं, जानबूझकर उसके प्रति कोई एक्शन ही नहीं ले रहे हैं, कुछ निवारण का काम ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे ऑप्शन ए है ना, जो रुचिकर कक्षा शिक्षण न होना, इसका मतलब क्या है कि हो सकता है कि जिस टीचिंग मेथड से आप अपने स्टूडेंट को टीचिंग प्रोवाइड कर रहे हैं वो उसके समझ में नहीं आएगा, तो आप क्या करेंगे, चुपचाप नहीं बैठ सकते। आपने क्या करना है, दूसरी टीचिंग मेथड का यूज करना है जिससे
उनको समझ में भी आए। अगर उनको समझ में आता है तो छात्रों की शिक्षा में रुचि भी बढ़ जाती है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे क्या है कि आपको पता है समस्या है, फिर भी आप क्या है इसके प्रति क्या है उदासीनता दिखा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाल मनोवैज्ञानिक की सहायता से शिक्षक किस बात पर ज्ञान प्राप्त कर सकता है? छात्रों की अभिरुचि पर, या छात्रों की क्षमता पर, या छात्रों का चेतन और अचेतन व्यवहार पर? तो यहाँ पे तीनों ऑप्शन क्या है राइट है 235 के। तो ऑप्शन डी ये सभी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कक्षा शिक्षण की उत्तम प्रणाली वह है जिसमें प्रश्नोत्तर की आवश्यकता ना पड़े। ये तो हो ही नहीं सकता है, वो उच्चतम प्रणाली हो ही नहीं सकती है जिसमें प्रश्नों की आवश्यकता नहीं पड़ती है। बी है अध्यापकों या अध्यापक छात्रों से प्रश्न पूछे। सी है छात्र अध्यापक से शंका समाधान करे। और डी है अध्यापक और छात्र दोनों प्रश्न पूछते हैं अगर आपस में। तो इसका मतलब क्या है कक्षा शिक्षण की ये उत्तम प्रणाली है। पूरी जो कक्षा है वो वहाँ पे क्या है एक्टिव है, छात्र जो है वो प्रश्न पूछते हैं और जो अध्यापक है वो क्या है उनके उत्तर देता है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यालय में सभी शिक्षकों को समय पर आना चाहिए क्योंकि इससे क्या होगा, इससे विद्यालय के सभी कार्यक्रम जो है वो समय पर होंगे। बिल्कुल सही है। बी है छात्रों में अच्छी आदत का विकास होगा, ये भी है। सी है विद्यालय में अनुशासन कायम होगा, ये भी है। और डी है यहाँ पे उपरोक्त सभी बातों का यहाँ पे विकास होगा। अगर आप टाइम पे स्कूल आते हैं तो सब कुछ टाइम पे परफेक्ट होगा। तो ऑप्शन डी यहाँ पे परफेक्ट है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 238 है बच्चों के पढ़ाई के प्रति गंभीर न होने का एक प्रमुख कारण क्या है? ऑप्शन ए है जीवन के स्पष्ट लक्ष्य का अभाव होना। बी है शिक्षा के द्वारा उन्हें पुष्ट पोषण न मिलना। सी है अशिक्षित पारिवारिक परिवेश। और डी है यहाँ पे ए और बी दोनों। तो देखो 238 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए। जरूरी नहीं है कि जिनके पेरेंट्स पढ़े लिखे नहीं हैं उनके जो बालक हैं जो बच्चे हैं वो भी अनपढ़ हैं। बिल्कुल नहीं हो सकता है कि वो बहुत आगे तक भी जाएं। तो ये मैटर नहीं करता है कि पारिवारिक परिवेश क्या है, उस पर जो एजुकेशन है वो बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करती है। तो 238 का राइट आंसर क्या है? ये मुख्य कारण क्या हो सकता है? अगर जीवन के स्पष्ट लक्ष्य का उसमें अभाव है, उसको पता ही नहीं है कि मैं एजुकेशन क्यों ले रहा हूँ, तो ये हो सकता है एक गंभीर कारण। क्वेश्चन नंबर 200 यहाँ पे 39 है किस शैली के शिक्षण को आधुनिक युग में उत्तम माना जाता है? तो किसको माना जाता है यहाँ पे? व्यक्तिगत भिन्नता पर आधारित मनोवैज्ञानिक शिक्षण को। ठीक है। 239 यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। 240 है वंचित समूह के विद्यार्थियों को सामान्य विद्यार्थियों के साथ साथ पढ़ना चाहिए। इसका अभिप्राय क्या है? इसका अभिप्राय है समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा क्या है? कोई भी छात्र किसी भी बैकग्राउंड से आता है या वो किसी भी उसको कुछ डिसेबिलिटी है, ठीक है, तो उसको भी क्या है एक सामान्य छात्रों के साथ अगर उसको बैठा दिया जाता है, सामान्य विद्यार्थियों के साथ अगर उसको पढ़ने बैठा दिया जाता है, इसका मतलब क्या है? ये एक समावेशी शिक्षा है कि सभी बच्चों को वहाँ पे समान शिक्षा प्रदान की जा रही है। क्वेश्चन नंबर 241 है पाठ्यक्रम में पाठ्य सहगामी क्रियाओं को क्या शामिल किया जाता है? तो इसमें क्या शामिल किया जाता है? ऑप्शन ए शिक्षण को आसान एवं रुचिकर बनाने के लिए। बी है शिक्षा की सहायता के लिए। सी है अधिगमकर्ता यानी कि बालक को किसी विषय को अच्छी तरह से समझने में सक्षम बनाने के लिए। और डी है विद्यार्थियों में चिंतन कौशल का विकास करने के लिए। तो यहाँ पे ए बी सी इन सभी का मतलब क्या है? जो ऑप्शन सी में लिखा है कि पाठ्यक्रम में पाठ्य सहगामी जो एक्टिविटी होती है उनको हम क्यों शामिल करते हैं अपने कैरिकुलम में, ठीक है, तो उनको इसलिए शामिल किया जाता है कि जो अधिगम करता है यानी कि जो बच्चे हैं उनको किसी विषय को अच्छी तरह से समझने में उनको हेल्प मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन है नए नए संचार माध्यमों के विकास ने कक्षा में क्या है? नए नए संचार माध्यमों के विकास ने कक्षा में शिक्षक के दायित्वों को बहुत बढ़ा दिया है या पूर्ववत रखा है या घटा दिया है या निभाना आसान बना दिया है। तो इसमें क्या है 242 का करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन ए हो जाएगा। कई सारी क्या है नई नई टेक्नोलॉजी आ गई है ना पढ़ाने में भी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 243
प्रभावी शिक्षक की कौन सी बात छात्र को अच्छी लगती है? तो कौन सी बात अच्छी लगती है? उसका पहनावा या उसकी विद्वता या उसका पूरा व्यक्तित्व या उसकी बोली। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है यहाँ पे? प्रभावी शिक्षक की सबसे जो अच्छी बात किसी भी स्टूडेंट को लगती है वो है उसका पूरा का पूरा व्यक्तित्व। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 244 है, छात्रों को मूल्यों की शिक्षा देना आवश्यक है क्योंकि क्या होता है इससे? इससे उनका बौद्धिक विकास बढ़ेगा। बिल्कुल सही है, यह भी एक शिक्षा है, मूल्यों का विकास एक शिक्षा ही है। सी है, उनमें सद्गुणों के प्रति आस्था और सजगता बढ़ेगी। और डी है, माता पिता प्रसन्न होंगे। तो 244 का जो राइट आंसर है वो क्या है? ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 245 है, समावेशन का अर्थ क्या है? तो समावेशन का अर्थ है जरूरतमंद बच्चों की शिक्षा सामान्य बच्चों के साथ होनी चाहिए। बिल्कुल सही है, समावेशन का अर्थ वही है जो समावेशी शिक्षा है। तो 245 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। क्वेश्चन नंबर 246 है, प्रभावी शिक्षक होने की बहुत कम संभावना किसकी है? तो बहुत कम यहाँ पे पूछा है, तो यहाँ पे आप ऑप्शन देख सकते हैं। तो 246 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, कि प्रभावी शिक्षक होने की बहुत कम संभावना है कि वह जिसकी पढ़ाने में कोई रुचि ही नहीं है, जो जिसकी पढ़ाने में रुचि ही नहीं है और वो शिक्षक बन गया तो क्या ही अपने बच्चों को भी पढ़ाएगा? कैसे बोलेगा कि बेटा पढ़ाई में रुचि लगाओ, पढ़ाई बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसको रुचि ही नहीं है। तो जो चीज़ उसमें है ही नहीं तो दूसरे इंसान में वो कैसे उसको डेवलप करेगा? क्वेश्चन नंबर 247 है, एक कुशल प्रधानाचार्य के लिए आवश्यक है। ऑप्शन है छात्रों व अभिभावकों से अच्छे संबंध, बी है अध्यापकों से अच्छे संबंध, सी है मानवीय गुणों से भरपूर व्यक्तित्व व नेतृत्व क्षमता जिसमें होगी, यही एक कुशल प्रिंसिपल के लिए आवश्यक होगा। तो ऑप्शन सी है 247 का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 248 है, शिक्षा का प्रचार प्रसार क्यों आवश्यक है? ए है साक्षरता का प्रतिशत बढ़ाने के लिए, बिल्कुल सही है। बी है लोगों को समाज का उपयोगी अंग बनाने के लिए, या शिक्षकों को नौकरी देने हेतु, या लोगों को शिक्षा के प्रति आकृष्ट करने हेतु। तो 248 का जो करेक्ट आंसर है कि शिक्षा का प्रसार इसलिए आवश्यक है, इससे लोगों, इसका अर्थ क्या है कि लोगों को समाज का उपयोगी अंग बनाने के लिए शिक्षा का हम प्रचार प्रसार इसलिए करते हैं। क्वेश्चन नंबर 249 है, विद्यार्थियों की प्रगति जानने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? तो कैसे जानेंगे हम कैसा इम्प्रूवमेंट किसी स्टूडेंट में हुआ है? तो हम उनका क्या है परीक्षण करेंगे। ठीक है, इससे तो टाइम पे उनके टेस्ट होते हैं, उनकी परीक्षाएं होती है, तभी तो हमको पता चलता है कि इनकी प्रोग्रेस कितनी हुई है कितनी नहीं हुई है, कहाँ कमी है। अगर कमी है तो हम उनको क्या है उसका निवारण भी करेंगे। तो 249 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए। और आज की वीडियो का जो लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों वो है 250। कक्षा यहाँ पर 250 है, आप कक्षा में पढ़ा रही हैं या आप कक्षा में पढ़ा रहे हैं, उस समय आचार्य द्वारा बुलाए जाने पर आप क्या करेंगे? तो इसका आंसर भी आप ही देंगे कमेंट बॉक्स में। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई है। आपको इसमें से कितने क्वेश्चन आते थे वो भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और 250 का आंसर क्या है वो भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं दोस्तों एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।